हेलो, दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। हमारी आज की वीडियो एआई के हवाले से है, लेकिन ये एक बहुत डिफरेंट वीडियो है। इससे पहले हमने एआई की केस स्टडीज डिस्कस की हैं। हमने डीप सीक को डिस्कस किया कि उसने आते ही ये जो एक तहलका मचा दिया इस वर्ल्ड में। लेकिन एक चीज जो इसी फरवरी 2025 में सामने आई वो है एआई एक्शन समिट, जो कि 10th और 11th फरवरी को पेरिस में हुई। और इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये कि फ्रांस के साथ को होस्ट किया है इंडिया ने। और यहाँ पर वर्ल्ड लीडर लाए हैं। हम टेक लीडर्स की बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड लीडर्स जो कि एग्जेक्टिव हेड ऑफ द स्टेट हैं या हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इस पे मैंने बात करने की स्पेशल रिक्वेस्ट की है डॉक्टर असद से कि वो हमें बताएं कि ये एआई एक्शन समिट क्या है और इसमें हुआ क्या। जी थैंक यू विकास। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम यही को आपको पता है कि लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कॉमन लैंग्वेज, जो एक कॉमन अंडरस्टैंडेबल कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज है उसके अंदर। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पे बहुत सारे लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स, हाई पावर्ड जो डेलीगेशंस थे मुख्तलिफ कंट्रीज के, वो आए। मोर देन 100 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इस समिट पे, जिसको पेरिस एआई समिट कहा जा रहा है। और जैसे आपने बताया कि फ्रांस ने प्राइमरीली इसको होस्ट किया अलोंग विद इंडिया, वो इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसकी जो मेन टेक अवे है या जो थीम थी वो थी एक्शन, इन्वेस्टमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ये इसके तीन की वर्ड्स थे, जो की टेक अवेज थे जो इस समिट से हैं, लिए जा सकते हैं। और 2 दिन का समिट था और इसमें बहुत सारा पैसा जो है, अराउंड 300 बिलियन यूरोस, मोर देन 300 बिलियन यूरोस जो है वो प्लेज किया गया है मुख्तलिफ कंपनीज, मुख्तलिफ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ की तरफ से। और जिसमें फ्रांस ने स्पेशली बहुत बड़ा मेजर चंक जो फ्रांस ने प्रॉमिस किया नेक्स्ट फ्यू इयर्स में, वो 109 बिलियन यूरोस है। और जो यूरोपियन कंपनीज हैं उन्होंने भी बहुत सारा इस पे किया है। और एक किस्म का, मैं बल्कि इधर व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि बड़ा इम्पोर्टेंट जो बात की थी इमैनुअल मैक्रोन ने समिट के दौरान, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं इस समिट से सिर्फ ये नहीं शो करना चाह रहा कि फ्रांस कितना फाइनेंशियल कमिटमेंट्स करना चाहता है एआई के लिए, बल्कि मैं ये यूरोप के लिए एक वेकअप कॉल के तौर पे ये समिट को होस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यूरोप को पीछे नहीं रहना चाहिए एआई की रेस में। सो ये बेसिकली इसका ओवरऑल था कि जो एआई की एक जो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है, और एआई की टेक्नोलॉजी जिस स्पीड पे डेवलप कर रही है, बहुत सारी चीज़ें भी लोगों के जहन में स्केप्टिसिज्म, सस्पिशंस हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए ऐसा एक समिट जो था, आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ से एक तो कमिटमेंट्स गवर्नमेंट्स की, पब्लिक सेक्टर की जो हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से इंडिकेट हुई हैं, और दूसरी 100 के करीब मुल्क जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा, आई थिंक बहुत बड़ा इवेंट था। तो सर, इसका कोई जॉइंट स्टेटमेंट आया या इसमें इसका कोई टेक अवे, कोई कंक्लूजन जो सामने आउटकम आया है कि वर्ल्ड लीडर्स ने इत्तेफाक किस बात पे किया है रिगार्डिंग एआई, इसको कैसे लेके चलना है, ये अगर आप बता। अच्छा, इसमें विकास जो है ना, एक समिट डिक्लेरेशन फ्रेम की गई, जिसको आई वुड से कि थोड़ा सा उसके ऊपर डिवाइड ये हो गया कि यूएस और यूके ने उसको डिक्लेरेशन को इंक नहीं किया, साइन नहीं किया। और बाकी कंट्रीज में, जिनमें प्रोमिनेंट फ्रांस है, कनाडा है, इंडिया है, चाइना है, इन्होंने उसको साइन कर दिया। ये बेसिकली जो था ना, मोर देन 60 कंट्रीज, ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज इन्होंने साइन किया है, उस डिक्लेरेशन को साइन किया है। यूएस यूके ने किसी ने किया, वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन जो इसकी मेन डिक्लेरेशन की जो मेन प्रायोरिटीज जो थी, जिसको उन्होंने आउटलाइन किया और फिर इसको साइन किया, वो ये थी कि वो चाहते हैं कि डिजिटल डिवाइड जो है उसको, एआई की एक्सेसिबिलिटी का जो डिजिटल डिवाइड है उसको रिड्यूस किया जाए दुनिया में। और एआई जो है उसको ओपन, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, ट्रांसपेरेंट, एथिकल और सेफ बनाया जाए ज़्यादा। इसके अलावा एआई के लिए जो एआई की इनोवेशंस हैं उनको थ्राइव करने के लिए इनेबलिंग और फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट की जाए। और जो मार्केट कॉन्सेंट्रेशन है
वो ना होने दी जाए, बल्कि इसको दुनिया में इक्वली फैलाया जाए। और इसके अलावा एआई की जो लेबर मार्केट के ऊपर और जो फ्यूचर वर्क के ऊपर जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, उनको पॉजिटिव तरीके से हैंडल करने की कैपेसिटी डेवलप की जाए, और एआई को लोगों के लिए और प्लानट के लिए ज़्यादा सेफर बनाया जाए। और फाइनली इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जाए, कोऑर्डिनेशन की जाए इंटरनेशनल गवर्नेंस के मैकेनिज्म के जरिए एआई को एनफोर्स करने के लिए, एआई के बेनिफिट लेने के लिए। सो बेसिकली जो डिवाइड है वो ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और चाइना है और इंडिया है, ये बेसिकली रेगुलेशन भी चाहती हैं एआई की। देखिए, रेगुलेशन ज़रूरी है इसलिए कि ये टेक्नोलॉजी बड़ी स्पीड से एडवांस कर रही है और बहुत सारी चीज़ें अननोन है अभी टेक्नोलॉजी की। लेकिन क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी को कितना रेगुलेट किया जाए, क्योंकि जो यूएस का स्टांस है और यूके का भी साथ, वो ये है कि टेक्नोलॉजी को जब ओवर इनोवेशन या टेक्नोलॉजी को जब ओवर रेगुलेट करेंगे तो उससे जो इनोवेटिव एक्टर्स हैं या जो इनोवेशन सिस्टम के अंदर जो इनोवेशन की फोर्सेज होती हैं वो स्टाइफल होती हैं, वो सफोकेट होती हैं। तो इसलिए यूएस का एक डिवाइड है। यूएस कहता है, ऑलरेडी यूएस ने कुछ अपने रिजर्वेशंस जो हैं उनको इस समिट में हाईलाइट किया, और उन्होंने कहा कि जी आप बेसिकली हमारी बिग टेक जो कंपनीज हैं यूरोप में स्पेशली, उनका एक डिजिटल सर्विसेज एक्ट है, उसके ज़रिए आप हमें ऑलरेडी डैमेज कर चुके हैं, डैमेज कर रहे हैं। आपने हमारी बहुत सारी कंपनियां जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया है उस एक्ट के तहत, जिसमें मेटा शामिल है, एक्स शामिल है, अमेजोन शामिल है। तो आप वो रेगुलेशन ना करें, इसको डीरेगुलेट करें, मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करने दें। ये ऑलरेडी इस स्टेज पे पहुंच गई है कि एथिकल और सेफ है, ये काफी हद तक, नॉट कंप्लीटली। तो ये यूएस का स्टांस रहा। यूके ने भी स्टांस को सपोर्ट किया, और बाकी मैंने आपको बताया कनाडा, फ्रांस, इंडिया, चाइना, इन्होंने ये डिक्लेरेशन जो थी समिट की ये साइन कर दी, बिकॉज ये बिलीव करते हैं कि रेगुलेशन होनी चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी और एथिकल यूज ऑफ एआई होना चाहिए। एक और चीज यहाँ पे वकास इम्पोर्टेंट ये है कि फ्रांस ने एक तो प्लेज तो कर दिया है बहुत सारा, 109 बिलियन यूरोस, लेकिन फ्रांस ने इस समिट के तहत ये भी शो किया है कि वो यूरोप में एक लीडिंग नेशन है एआई की डेवलपमेंट के लिए। ऑल्दो वो वीसी इन्वेस्टमेंट्स में अभी जो है वो यूके से पीछे है, क्योंकि जितनी एआई के अंदर यूरोप में वीसी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उसमें ऑलमोस्ट 33% यूके अट्रैक्ट करता है, और फ्रांस 22% से सेकंड नंबर पे है। लेकिन फिर भी फ्रांस इज अमंग्स द टॉप। वीसी इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन कर वेंचर कैपिटल ये होता है विकास की, जो स्टार्टअप बिजनेसेस होते हैं, नए इनोवेटिव बिजनेस होते हैं, उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो वेंचर कैपिटल कंपनीज करती हैं, उनको वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। वो इनोवेटिव कंपनीज के लिए वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क लेते हैं और उन कंपनीज को बिल्ड करते हैं, और फिर वो स्केल अप करती हैं कंपनीज अपने ऑपरेशंस को। अच्छा सर, इधर मेरा आपसे ये सवाल है। एक तो ये चीज पहली दफा देखने में आई है कि पहले ये होता था ईस्ट और वेस्ट की डिवाइड आती थी हाई पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो हाई फाई इश्यूज होते थे उस। अभी अगर हम इस को देखें तो यूएस और यूके एक तरफ हो गए और बाकी यूरोप एक तरफ हुआ अलोंग विद ईस्टर्न कंट्री। तो ये विद इन वेस्ट आपको डिवाइड जो है, इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें कि इनोवेशन, या फिर हम ये समझे कि यूरोप या फ्रांस ये इनोवेशन फ्रेंडली नहीं है, या ये इनोवेशन को उसकी स्पेस नहीं देना चाहते रेगुलेशन लगा के, और यूके और यूएसए डिफरेंटली सोचते, तो ये थोड़ा सा एक है, अगर आप इसे explain करें। देखिए विकास, इसमें कोई शक नहीं है कि यूएस जो है वो एआई रेस में खासा आगे है, और उसको जरूर चाइना अभी चैलेंज कर रहा है, और चाइना बड़े उसको एग्रेसिवली चैलेंज कर रहा है यूएस की जो सुप्रीमेसी है एआई में या इनोवेशंस में, टेक्नोलॉजी में। तो यूएस अभी भी उस, मेरा ख्याल है उस सिचुएशन में है और अपने आप को कंसिडर करता है कि वो, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड है बाकियों से और इतना खासा आगे है, तो वो अपने आप को कंसिडर करता है कि
मैंने जब अपनी मार्केट्स में जिस तरह ऑपरेट करवाया एआई को या डिप्लॉय किया है, इसी तरह दुनिया में होना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी कंपनीज इंटरनेशनली उनके टेंटिकल्स फैले हुए हैं। तो अगर वो अपने मुल्क में भी उनको उस तरह रेगुलेट नहीं करता और इंटरनेशनली अगर उन पर रेगुलेशंस आएंगी, तो उसका इंटरनेशनल होल्ड जो है यूएस का, वो डैमेज हो सकता है, वो डिके कर सकता है। तो यूएस अपने नेशनल इंटरेस्ट में उसने मेरा ख्याल है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात ठीक किया कि इसको डीरेगुलेट किया जाए और इसको इनोवेट होने के लिए और इनोवेशन बेहतर होने के लिए इसको सफोकेट ना किया जाए, स्टाइफल ना किया जाए। जो डिवाइड है ना, वो इसलिए है कि यूरोप के अंदर सारी कंट्रीज एआई में इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है। सारा यूरोप नहीं है। यूरोपियन यूनियन में अच्छी खासे नंबर ऑफ कंट्रीज हैं और सारे इतने आगे नहीं है एआई में। और वो जो मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने, मैक्रोन ने कहा कि ये एक वेकअप कॉल है ईयू के लिए कि ईयू अपनी एआई की स्ट्रैटेजी जो है उसको रीडिजाइन करे और उसको फिर पेस अप करे, पेस अपनी जो है वो बकायदा दुनिया के साथ मैच करने की कोशिश करे। तो इसलिए यूरोप एक तरफ है और चाइना और इंडिया और ये बाकी मुल्क इसलिए ईस्ट में एक तरफ है कि इनका, चाइना का तो वैसे एक एंटी यूएस स्टांस होना ही है ना, जैसे यूएस का एंटी चाइना स्टांस होना है। और चाइना ने जिस तरीके से यूएस को सरप्राइजेस देनी शुरू की हुई हैं, डीप सीक और वो क्वेंट 2.5 और भी चीजें जो क्वांटम के अंदर वो करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो ईस्ट और वेस्ट का, आप ठीक कह रहे हैं, पहले डिवाइड होता है, लेकिन क्योंकि यूरोप का अपना इंटरेस्ट ये है कि यूरोप भी पीछे है इसमें और यूरोप चाहता है कि वो रेगुलेशन के जरिए इंक्लूसिविटी आ सके, इसलिए यूरोप चाइना और इंडिया के साथ इसमें स्टांस उसका है। और कनाडा भी इसलिए आया है उनके साथ कि कनाडा का भी आजकल यूएस के साथ कोई इतना अच्छा, आपको पता है, नहीं चल रहा, रिलेशनशिप इतना कोई कॉर्डियल नहीं है, तो कनाडा भी साइड किया। तो ये इसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी मेरा ख्याल है प्ले आउट कर रही है इस डिवीजन के अंदर, बिटवीन, नॉट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, बट बिटवीन अ कैंप विच इज बीइंग लेड बाय यूएस एंड अ कैंप विच इज बीइंग लेड, नॉट बीइंग लेड, बट इन विच अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर। पॉलिटिक्स से सर याद आया। अब आप देखें, हम इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं हाई पॉलिटिक्स एंड लो। हाई पॉलिटिक्स में वो सारे इश्यूज आ जाते हैं जो ग्लोबल लीडर्स की एजेंडा लिस्ट पे होते हैं, जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कवर करने वाले कॉरस्पॉन्डेंट की जो है ना लिस्ट में होते हैं, और वो उसी को फोकस करते हैं। और लो पॉलिटिक्स वो होते हैं जो इश्यूज तो हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बट इतने प्रायोरिटाइज नहीं। तो अब एक बात तो साबित हो गई है, हम भी एक साल से इस पे वीडियोस बना रहे हैं, कि जो टेक पॉलिटिक्स है या टेक ड्रिवन पॉलिटिक्स है अमंग द स्टेट, वो हाई पॉलिटिक्स का इशू बन चुका हुआ है। लेकिन अब अगर हम एआई का इतना तेजी से इमर्ज होता हुआ रेवोल्यूशनरी एक इम्पैक्ट देखें, जो कि समझने में बसा औकात नहीं आ रहा होता, अभी आप एक ही चीज को देख पाते हैं तो उनके 3-4 और वर्जन आ चुके हुए होते हैं। डीप सीक का किसी ने शायद यूएस में भी इमेजिन नहीं किया हुआ होगा कि ये ऐसा सरप्राइज आएगा और इस तरीके से इस टाइम पे आएगा। तो आपको अब क्या लगता है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पॉलिटिक्स के ऊपर कितना आपको नजर आ रहा है, रोल कि कितना ज्यादा ये पॉलिटिक्स को ड्राइव करेगा? विकास, यही है, टेक्नोलॉजी है जो पॉलिटिक्स को ड्राइव करेगा। देखिए, दुनिया में जिस भी इकोनॉमी ने ग्रो करना है, जिस भी इकोनॉमी ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में लीडिंग रोल प्ले करना है, चाहे वो यूएस है, चाहे चाइना है, चाहे इंडिया है, चाहे यूके है, चाहे फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा तो उसकी से होगी। ग्लोब पॉलिटिक्स क्या, पॉलिटिक्स इज एन एफर्ट टू ग्रैब पोजीशन ऑफ पावर, राइट। पॉलिटिक्स वो एक एफर्ट होता है जिसके जरिए आप पोजीशन ऑफ पावर में बैठ के इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वही पॉलिटिक्स है ना। चाहे वो आपकी डोमेस्टिक लेवल पे पॉलिटिक्स हो, तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, हेड ऑफ स्टेट बनना चाहते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट बनना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स है तो आप इंटरनेशनल लीडर बनना चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे कोई मुल्क लीड करेगा? टेक्नोलॉजी ही बेसिकली, पहले भी दुनिया में ऐसे ही हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूके क्यों लीड कर रहा था दुनिया को? कर रहा था ना कि यूके ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जरिए टेक्नोलॉजीज डिजाइन कर ली थी, डिवाइस कर ली थी, इन्वेंशन बहुत सारी हो गई थी, इनोवेशंस हो गई थी, डिफ्यूज कर गई उनकी अपनी सोसाइटी में और उन्होंने दुनिया में भी फैलाई। तो अब यूएस भी कर रहा है और चाइना भी करने की कोशिश कर रहा है, जर्मनी ने भी किया। जर्मनी वर्ल्ड वॉर्स के बाद कैसे खड़ा हुआ दोबारा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी खड़ा हुआ। तो ये जेन में ये रख लें कि टेक्नोलॉजी इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में डिसाइसिव रोल प्ले करेगा।
और अगर टेक्नोलॉजी नहीं कोई कंट्री अडॉप्ट करेगी, उसको नहीं डिजाइन करेगी, अपनी पॉलिसीज के अंदर इंटीग्रेट करेगी अपनी पॉलिसीज में, तो वो पीछे रह जाएगी। और इस केस में हमने देखा कि इस में इंडिया ने, जैसे इंडिया, व्हाई इज इंडिया सो फोर्थ कमिंग इन टर्म्स ऑफ, इंडिया फ्रांस और चाइना और यूएस को तो भी बीट नहीं कर रहा ना एआई की टेक्नोलॉजीज में, और उसका तो वो भी स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन इंडिया देखें कितना एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया उसने, जैसे कोस्ट किया इतने बड़े समिट को। तो और नरेंद्र मोदी खुद थे यहाँ पे, मैक्रोन, नरेंद्र मोदी और और जेडी वैंस भी आए यूएस से। तो जस्ट इमेजिन द इम्पोर्टेंस। तो इंडिया, इसलिए कि इंडिया इज सीइंग इटसेल्फ एज द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द कमिंग ईयर्स। तो वो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी सिर्फ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स नहीं बनेगी कि वहां पे फ्लोर मिल्स लगी होंगी और वहां पे वीट जो है, क्रॉप जो है वो चल रहा होगा और राइस कल्टीवेट हो रहा होगा। वो टेक्नोलॉजिकली एआई में भी काम कर रहे होंगे, क्वांटम में भी कर रहे होंगे, बायो टेक्नोलॉजीज में भी कर रहे होंगे, मेडिकल टेक्नोलॉजीज में भी कर रहे होंगे। आई थिंक इंडिया वालों ने लामा इकबाल का जो एक शेर है उसको जरा ज्यादा समझ लिया अपनी स्ट्रैटेजी में। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दुनिया की दास्तानों में। तो इस पे हम आज की अपनी टॉक एंड करते हैं। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। तो एआई जो है नई दास्तान है इस नई दुनिया की। तो जो भी स्टेट इस नए ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगी, इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी, हमें ये लगता है कि वो फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेस में